विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, उसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन किया हमने, ठीक है। तो पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा अभी तक हमने। किसके बारे में? पोर्चुगीज, पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा। कहां आए थे पुर्तगाली? वास्को डी गामा कहां आया था? कालीकट में। अगर कभी राज्य पूछ लिया तो केरल बोलना। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। मलयालम भाषा में जो कालीकट है उसका क्या नाम है? कोशिकोड। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोशिकोड, लेकिन पेट कटा शौ आता है। कोशिक मतलब आधा का फिर पूरा का कोड। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया? तो अब इसलिए उसको कोझई कोड बोलते हैं, आधुनिक नाम जो इंग्लिश में है। अच्छा, पुर्तगालियों के आने से क्या प्रभाव पड़ा? इफेक्ट ऑफ पुर्तगीज, वो आज कराना है मैंने। तो भाई पहली बार भारत सहित एशिया के देशों के संसाधनों का दोहन करने वाली व्यापारिक शक्ति कौन बने? पुर्तगाली बने। कौन बने? और शायद हमारे ग्रंथों में इसीलिए लिखा हुआ था कि विदेशी समुद्री यात्रा करना पाप है। क्या है? एक तो शायद जो गया होगा वो बीमारियां लेके आया होगा, क्योंकि जहां यहां प्रत्येक दिन स्नान करने की परंपरा थी, स्वच्छता की परंपरा थी, जूते अंदर नहीं लेके जाते थे। आजकल तो सब चल रहा है। विद्यालयों में भी जूते ले जाना मना था पहले। विद्यालय भी क्या होते हैं? मंदिर होते हैं शिक्षा के। जूते नहीं ले जाते थे पहले। कल बोल भी रहे थे वो कि मैं कल से जूते बाहर उतारूंगा, तो अच्छा लगा मुझे सुन के, पर अब इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ही बोल रहे थे शूज बाहर उतारूंगा कि कल से, ठीक है। तो पहले विद्यालय में भी जूते लेके नहीं जाते थे। कहा? जैसे मंदिरों में नहीं जाते। तो हमारे यहाँ तो बड़ी स्वच्छता का ध्यान रखा। अब दूसरे देश में जाते थे, मेरे ख्याल से बीमारियां लेके आते थे। इसलिए बोला समुद्री यात्रा क्या पाप है, और गलत चीजें लेके आते थे। और ये गलत चीजें लेके आए भाई। तंबाकू लेके आए कौन? पुर्तगाली। तो प्रभाव क्या है? एक अच्छी चीज ये लेके आए, प्रिंटिंग प्रेस लेके आए। क्या लेके आए? थोड़ा सा अगर स्थापत्य में बोलूं तो गोथिक शैली लेके आए। क्या लेके आए? चर्च की जो गोथिक शैली होती है वो लेके आए। देख लेते हैं क्या क्या हुआ। तो सर्वप्रथम भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय इन्हें प्रदान किया जाता है। किन्हें? पुर्तगालियों को। भारत का जापान के साथ क्या हुआ? व्यापार करने का जो पहला प्रयास किया गया वो किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। पुर्तगालियों ने राजनीतिक परिवर्तन का भी सूत्रपात किया। राजनीतिक परिवर्तन का भी सूत्रपात किया था। एशियाई सामुद्रिक गतिविधियों में राजनीति को समाविष्ट कर दिया। अपनी शक्ति स्थापना हेतु बल प्रयोग का भी सहारा लिया, और उनकी इस गतिविधि का सर्वाधिक शिकार कौन हुए? मुसलमान हुए। पुर्तगालियों ने अरबों और तुर्कों से सबसे पहले संघर्ष किया। किससे? अरबों और तुर्कों से। भाई साहब, अगर आपको दुकान बनानी है अपनी किसी शहर में, तो सबसे पहले पुरानी जो चल रही है उसको बर्बाद करना पड़ेगा। ये बिजनेस का नियम है। हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको, चाहे आप लॉस में बेचो, शुरू में क्या करो? पहले फ्री में दो। क्या दो? डेटा फ्री में दो, फिर थोड़े से पैसे में बढ़ा के दो। जब आप अभ्यस्त हो जाओ तो धीरे 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 करके क्या करो? उसे इतना बढ़ा दो, बस। समझ में आया? एडिक्ट बनाना पड़ता है पहले। क्या करना पड़ता है? तो सर्वाधिक शिकार मुसलमान हुए। पुर्तगालियों ने अरबों और तुर्कों से सबसे पहले संघर्ष किया, इसलिए उन्होंने प्रथम दृष्टि में मुसलमानों को ही अपना निशाना बनाया था। किसने? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म परिवर्तन के लिए भी प्रयत्न किया। ये एक अजीब सी बात है कि हमने अपने धर्म प्रचारक, अगर बौद्ध धर्म को छोड़ दें, बौद्ध धर्म में धर्म प्रचारक भेजे गए, सनातन धर्म ने कभी अपने धर्म प्रचारक बाहर नहीं भेजे। लेकिन जो भी आया उसने आत्मसात किया। देख रहे हैं आप, जितने भी बाहर से आक्रांत आए, तो उसमें कोई शैव धर्म को मानता है, कोई बौद्ध बन जाता है, या कोई क्या करता है, कोई कहता है कि गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है, बोलता है कि देव दिवस है, भागवत धर्म है ना। तो लेकिन और धर्मों में जब हम देखते हैं तो उनका पहला ध्येय ये भी रहता है व्यापार करने के साथ साथ धर्म प्रचार करना। इन्होंने भी किया। पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म परिवर्तन के लिए भी प्रयत्न किए। 1540 ईस्वी से गोवा में प्रति सुधारवादी विचारधारा और जेसुइट्स के आने से ये धर्म परिवर्तन की गतिविधियां तीव्र हो गई। 1540 में गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए। क्या कर दिए गए? समस्या यही है यार, इस देश में सारा नष्ट कर दिया बाहर के लोगों ने। क्या किया? वरना इतना इतिहास था इस देश में कि आप सोच भी नहीं सकते।
1573 के बाद तथा 1584 से 1587 ईस्वी के मध्य सालसेट के मंदिर भी तोड़ दिए गए। सालसेट द्वीप है, उसके मंदिर भी तोड़ दिए गए। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ इन्फ्यूसिसन, ठीक है, की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ईसाई धर्म विरोधियों को दंडित करना था। ईसाई धर्म विरोधियों को, और इनके दंड देने की परंपरा भी बड़ी अजीब सी थी। ये तो चेयर में बैठकर बांध कर जलाते थे, नीचे आग लगा देते थे, या फिर चेयर के पीछे एक पेंच होता था, उसे कस कस के क्या गर्दन पर तब मारते थे। इनका अलग तरीका था मारने का। समझ में आया? महिलाओं को जला दिया इन्होंने। अगर कोई ईसाई धर्म विरोधी महिला है तो जला देते थे ये लोग। चलिए जी आगे। 1540 में गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए। 1573 ईस्वी में मैंने बता दिया। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ईसाई धर्म विरोधियों को दंडित करना था। मध्य अमेरिका से तंबाकू लेके आए, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता और अमरूद तो भारत में प्रवेशन यानी इंट्रोड्यूस पुर्तगालियों ने कराया। तो ना तो पपीता हमारा, ना अमरूद हमारा, ना मूंगफली हमारी, ना आलू हमारा, ना मक्का हमारा। ये सब कहां से आया? बाहर से आया भाई। ठीक है। बादाम, लीची, संतरा, अनानास, काजू का प्रवेशन अन्य देशों से भारत में पुर्तगालियों के माध्यम से ही हुआ। किससे हुआ? काजू, अनानास, संतरा, लीची, बादाम। भाई लीची पे एक बार क्वेश्चन पूछा, लीची रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरे ख्याल से कुछ ऐसा पूछा, कहाँ है? और बच्चों ने सुना हुआ था कि देहरादून में होती लीची, देहरादून लिख दिया। बिहार में है, मुजफ्फरपुर बिहार में है मेरे ख्याल से। क्या लीची पर अनुसंधान होता है? देखना जरा, बिहार में भी होती है लीची। चमकी रोग हुआ था बच्चों को खाने से, लीची खाई बच्चों ने, चमकी बुखार आ गया, वहां कई बच्चों की डेथ हो गई थी। कहा कि लीची की वजह से हो रहा है। हाँ जी, बिहार। क्या है वो? लीची अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ लीची। ठीक है भाई। तो बादाम, लीची, संतरा, अनानास, काजू का प्रवेशन अन्य देशों से भारत में पुर्तगाल के माध्यम से हुआ। जहाज निर्माण, ये अच्छा काम किया इन्होंने, जहाज निर्माण सिखाया। प्रिंटिंग प्रेस, ये भी अच्छी चीज थी। 1556 ईस्वी की स्थापना भारत में पुर्तगालियों ने प्रारंभ की। अच्छा देखो, दो चीजें हैं, अच्छी भी है बुरी भी है। अच्छी क्यों है? बहुत सारा साहित्य क्या हुआ, छपना शुरू हो गया। बुरा इसलिए है कि हम जब आपके पास छपा हुआ होता है ना, तो फिर आप उसको वो नहीं देते, मतलब महत्व तो नहीं देते हो। मैंने कहा पहले एक ही किताब होती थी, वो गुरुजी के पास होती थी, मंडूक विधि से गुरुजी बोलते थे एक बार, और पता था शिष्यों को कि अगले दिन गुरुजी ने ये नहीं बोलना है, तो उसी समय रटना पड़ता था उसको। तो जो शिक्षा थी वो कंठ में थी हमारे। क्या थी? कंठ में। चलो जी, फिर भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन भी इन्हीं की वजह से हुआ। औषधि वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन 1563 में गोवा में हुआ। गोवा से हुआ। कहां से हुआ? और उसकी जो विषय वस्तु थी वो क्या थी? औषधीय वनस्पति। क्या थी? औषधीय वनस्पति। ठीक है भाई। चलो फिर क्या है, उसके बाद आते हैं डच। भाई कौन आते हैं? डच। डच कहां के निवासी थे? हॉलैंड या नीदरलैंड के। हॉलैंड कहां पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। क्या कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। वहां पे एक बंदरगाह भी है, रॉटरडम। कभी व्यस्ततम बंदरगाह हुआ करता था। अभी देख लेना कि इस समय व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा। व्यस्ततम मतलब हर समय चल ही रहा है, लेकिन अब कई देशों ने विकसित कर दिए इस तरह के पोर्ट जहां पर क्या है, व्यस्तता काफी ज्यादा है। डच कहां के निवासी थे? हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। कार्नेलियस डे हस्तमान के नेतृत्व में पहला डच अभियान 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत में पहुंचा। पूर्वी जगत का मतलब सुमात्रा, जो इंडोनेशिया है, वहां पर कुछ द्वीप दिखेंगे आपको,
जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलिबीज, इरियन जाया दिख रहा है? एटलस में जाएं फिर दोबारा, इंडोनेशिया निकालो, इंडोनेशिया निकालो भाई। अभी तकलीफ हो रही होगी आपको बार बार एटलस पलटने में, लेकिन ध्यान रखना आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बढ़िया हो जाएगा बार बार एटलस पलटने से। तो सुमात्रा दिख रहा है, जावा दिख रहा है, राजधानी कहाँ है इसकी? इंडोनेशिया की जकार्ता पहले हुआ करती थी भाई, अब नई राजधानी कहाँ है? नई राजधानी इंडोनेशिया की नई राजधानी, न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। हाँ जी, यही है। ढूंढो भाई। यहां से एक बार क्वेश्चन बना, उत्तराखंड कहां पर है? किस आइलैंड पे लुसुनतारा? हाजी, बोर्नियो में। ध्यान रखना, बोर्नियो से क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। 3 देश हैं बोर्नियो आइलैंड पर। 3 देश कौन कौन से हैं? पहला देश है बंदरसेरी ब्रुनेई, ब्रुनेई की कैपिटल है बंदरसेरी बेगावन। दूसरा है मलेशिया, मलेशिया का सारावाक और सबा वाला पार्ट। सारावाक और सबा वाला पार्ट कहां पर है? हाँ, इसी पे है, किस पे? बोर्नियो पे। और तीसरा इंडोनेशिया का पार्ट है। कौन सा? इंडोनेशिया का पार्ट है। इतना समझ में आ गया? अच्छा, सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड, दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड, अरे भाई सबसे बड़ा आइलैंड कौन? ग्रीनलैंड। दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा हूं मैं, ढूंढो। अरे यार चेक तो करो पहले, बिना मोबाइल के नहीं होगा। नेट का यूज करो, फेसबुक, व्हाट्सएप, और क्या होता हो, उससे बाहर निकलो। सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, पापुआ न्यू गिनी, बिल्कुल दाईं तरफ दिखेगा आपको। इधर इरियन जाया जहां पर दिख रहा है, इरियन जाया उसी पर है, पापुआ न्यू गिनी पर। तीसरे नंबर का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? बोर्नियो। चौथे नंबर का कौन है? मेडागास्कर। ये 4 याद रखने आपने। कौन कौन से? ग्रीनलैंड, पापुआ न्यू गिनी, बोर्नियो और मेडागास्कर। मालागासी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो भैया कार्नेलियस दे हस्तमान का नाम याद कर लीजिए। अभी डचों का जो अभियान आया वो किसके नेतृत्व में आया? बातें नहीं। कार्नेलियस दे हस्तमान के नेतृत्व में पहला डच अभियान 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत यानी सुमात्रा एवं बैंथम तक पहुंचा। डचों ने भारत एवं पूर्वी जगत की कई समुद्री यात्राएं संपन्न की। 1602 में डच संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत वेरिंगनिदे ओस्ट इंडिसे, वेरिंगनिदे ओस्ट इंडिसे कंपनी अर्थात यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई। इस प्रस्ताव द्वारा डच संसद ने कंपनी को 21 वर्षों की भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने, भूमि प्राप्त करने, दुर्ग बनाने के संबंध में अधिकार पत्र दे दिया। 21 वर्षों का अधिकार पत्र दिया गया। उसमें बोला आप व्यापार कर सकते हैं, युद्ध छेड़ सकते हैं, संधि कर सकते हैं, भूमि प्राप्त कर सकते हैं, दुर्ग बना सकते हैं। समझ में आ गया? बातें मत करो। इस कंपनी की संयुक्त पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। गिल्डर को हाईलाइट कीजिए। डचों की जो करेंसी रही होगी उस समय 65 लाख गिल्डर। जैसे पुर्तगालियों की क्या थी? क्रूसेडो। पुर्तगाली क्या लेके आते थे? देखो जरा, क्रूसेडो क्या था? सिक्का था। हाँ जी, क्या था क्रूसेडो? कंपनी का संचालन डच सरकार के आदेशानुसार 17 सदस्यीय एक बोर्ड द्वारा किया जाता था। 17। हाँ जी, क्या था क्रूसेडो?
था क्या पुर्तगाली सिक्का? किस धातु का था? सोने का? ढूंढो ढूंढो। इसके सदस्य महत्वाकांक्षी और साहसी व्यक्ति थे। डचों के आगमन के समय पुर्तगालियों का पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार था। डच काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार हेतु मूलतः इंडोनेशिया पर निर्भर थे। इंडोनेशिया को बोलते थे भाई उस जमाने में मसाला द्वीपपुंज। क्या बोलते थे? मसाला द्वीपपुंज। अतः पुर्तगालियों से डचों का संघर्ष अपरिहार्य था। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके अंबायना ले लिया। क्या ले लिया? अंबायना ले लिया और धीरे धीरे मसाला द्वीपपुंज में उन्हें हराकर 1619 ईस्वी में जकार्ता के खंडरों पर बटाविया नामक नगर बसाया। क्या बसाया? अब यहां से क्वेश्चन पूछता है बटाविया किसका पुराना नाम है? जकार्ता। क्या बना? क्या जकार्ता का पुराना नाम क्या है? बटाविया, बेटाविया, बेटेविया, बटाविया, बेटेविया, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा होता है। 1641 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लिया और 1658 ईस्वी में सिलोन श्रीलंका के अंतिम पुर्तगाली बस्ती पर अधिकार जमा लिया। श्रीलंका पर भी अधिकार जमा लिया किसने? डचों ने। इसीलिए आज भी इंडोनेशिया को क्या बोलते हैं? डच ईस्ट इंडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डच ईस्ट इंडीज। व्यापारिक उद्देश्यों से भारत आने वाले डचों ने 1602 ईस्वी में बेंटन के निकट एक युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित करके गुजरात में कोरोमंडल तट पर और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की। गुजरात में कोरोमंडल तट पर और बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि जगहों पर व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की। भारत में उनकी महत्वपूर्ण कोठियां कौन कौन सी थी? मछलीपट्टनम थी, जिसको मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। दूसरी पुलिकट थी, सूरत थी, विमलीपट्टम थी, करईकाल थी, बड़ा नगर थी, बालासोर, नागपट्टनम और कोचीन। सही क्रम क्या है? सबसे पहले मछलीपट्टनम में आए वो आंध्र प्रदेश में, फिर कहा आए? पुलिकट में। फोर्ट गेल्ड्रिया बनाया उन्होंने। यहां पर क्या बनाया? फोर्ट गेल्ड्रिया बनाया। किला गेल्ड्रिया का किला किसने बनाया? डचों ने बनाया। कहां पर बनाया? पुलिकट में बनाया। कहां बनाया? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर है। ठीक है। सूरत में आए फिर 1616 में, फिर विमलीपट्टनम में आया, फिर करईकाल में आए, फिर चिंसुरा में आए, फिर कासिम बाजार में, फिर पटना में, फिर बालासोर में, फिर नागपट्टनम में और फिर लास्ट में कोचीन में। समझ में आ गया? ठीक है जी। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 में पीपली में स्थापित की। कहां पर की? पीपली लाइव देखी होगी आपने, पिक्चर आई थी गरीबी पे, पीपली लाइव। डचों की बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 में पीपली में स्थापित की गई और कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले गए। बालासोर उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा का तट है बालासोर तट। क्या है? बालासोर तट। रिडले कछुए पाए जाते हैं यहां पर। क्या पाए जाते हैं? अजी पाए जाते हैं। और बालासोर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1653 में डचों ने हुगली के निकट चिंसुरा में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तदुपरांत बंगाल में डचों का सही ढंग से व्यापार शुरू हुआ। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुल नामक किले का निर्माण कराया। उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। गुस्तावुल जो किला था, यहाँ पे गुस्तावुस बोल सकते हैं, यहाँ पे गुस्तावुल बोल सकते हैं। कहीं पर लॉ लिखा होता है, कहीं पर सा लिखा होता है। आपने बोलना गुस्तावुल। हम लोगों ने जो पढ़ा है, तो गुस्तावुल नामक किला किसका था? डचों का था। कहां पर बनाया? चिंसुरा में बनाया। कहां बनाया? और चिंसुरा कहां पड़ता है? हुगली के निकट पड़ता है। हुगली कहां पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। हुगली एक नदी भी है। ठीक है। बंगाल में डचों का सही ढंग से व्यापार शुरू हुआ। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुल नामक किले का निर्माण कराया। इसके बाद डचों ने कासिम बाजार और पटना की फैक्ट्रियां स्थापित की। मालाबार तटवर्ती प्रदेश में कोचीन और कन्नानौर दो प्रदेशों में डच व्यापारिक केंद्र थे। 1690 ईस्वी के बाद पुलिकट के बदले नागपट्टनम कोरोमंडल तट पर डचों का मुख्य केंद्र बन गया। ये नागपट्टनम बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। ये बौद्ध केंद्र भी रहा है नागपट्टनम। क्या रहा है? डच लोग मुख्यतः मसाले, नील, कच्चे रेशम, वस्त्र, अफीम और सोरा का व्यापार करते थे।
इनकी व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी। सहकारिता को यहां पे आपने कोऑपरेटिव नहीं बोलना है, आपने यहां पर कार्टेल बोलना है। क्या बोलना है? CARTEL। ये यूपीएससी पूछती है ऐसी क्वेश्चन कि जितने भी वो आए विदेशी शक्तियां आई, व्यापारिक शक्तियां, उसमें किनकी व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी, कोऑपरेटिव या कार्टेल सिस्टम पर आधारित थी? आंसर डचों की। किसकी? डचों की। इतना समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद डचों ने भारत से पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से तो निष्कासित कर दिया, किंतु अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति के सामने नहीं टिक पाए। 1759 याद करना आपने। फिर क्या करना? बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बेदरा के युद्ध में डच पराजित हुए, अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया, उनका भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था। कौन कर रहा था? क्लाइव कर रहा था। 1795 में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से भारत से निष्कासित कर दिया। अंतिम रूप से कब हुए? 1795 में। हार कब गए थे? 1759 में। डचों के पतन के लिए जो जिम्मेदार कारण माने जाते हैं, पहला, डच जो थे अंग्रेजों की तुलना में डचों की नौसैनिक शक्ति कमजोर थी। मसालों के द्वीपों पर अधिक ध्यान देना। मसाला द्वीप मतलब इंडोनेशिया वाला पार्ट जो है, वहां पे ज्यादा ध्यान दिया उन्होंने, इधर कम ध्यान दिया। आर्थिक स्थिति कमजोर थी डचों की। क्या थी? अत्यधिक केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइज्ड होने के कारण, अत्यधिक सेंट्रलाइज्ड होने के कारण जो इनकी पॉलिसी जो अपनाई इन्होंने, वो इनके पतन का कारण बनी। कभी भी शक्तियों का केंद्रीकरण अच्छा नहीं माना जाता, डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा माना जाता, शक्तियों का केंद्रीकरण। ऐसे ही थोड़ा भारत सरकार ने पंचायतें बना रखी, नगर पालिकाएं बना रखी, राज्यों का शासन राज्यों को दे रखा। अगर सब कुछ अपने हाथ में रखेगा केंद्र तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। डचों ने भारत में व्यापार पर ही अधिक ध्यान दिया। उन्होंने यहाँ की राजनीति में ना तो कभी हस्तक्षेप किया, ना ही कभी रुचि ली। व्यापार। उसके बाद आते हैं भाई अंग्रेज। कौन आते हैं? अंग्रेज आते हैं। अब अंग्रेज आते हैं तो भारत में सर्वप्रथम 1608 में कैप्टन हॉकिंस कौन नामक अंग्रेज समुद्री मार्ग से हेक्टर रेड ड्रैगन नामक व्यापारिक जहाज से गुजरात से सूरत नामक बंदरगाह पर आया। कैप्टन हॉकिंस के जहाज का नाम क्या था? हेक्टर, रेड ड्रैगन या हेक्टर। ये इसे सही कर देना, क्वेश्चन आंसर में गलत हो चुका है। पहला जो अंग्रेजी जहाज आया उसका नाम था रेड ड्रैगन। क्या नाम था? रेड ड्रैगन। हेक्टर भी नाम था उसका। क्या नाम था? हेक्टर का मतलब ही रेड ड्रैगन होता है। गुजरात के कहां पर आया? सूरत नामक बंदरगाह पर आया। कहां पर आया? सूरत नामक बंदरगाह पर आया। यद्यपि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिल्टन हॉल था। भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? जॉन मिल्टन हॉल। लेकिन अगर आपसे पूछेगा अकबर के समय आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? मुगल सम्राट अकबर के समय पहला अंग्रेज यात्री कौन आया? रॉल्फ फिच। लेकिन अगर बोलेगा ओवरऑल सबसे पहले कौन आया अंग्रेज यात्री? जॉन मिल्टन हॉल। ये स्थल मार्ग से आया था, 1597 में आया था। ठीक है। 16वीं शताब्दी तक पुर्तगाल का विलय स्पेन में हो गया और 1588 में स्पेनी जहाजी बेड़ा, जिसको आर्मेडा बोलते थे, अंग्रेजों द्वारा पराजित हो गया। कार्ड्स आर्मेडा पद्धति पढ़ी थी ना आपने, पुर्तगालियों थी कार्ड्स आर्मेडा पद्धति। आर्मेडा मतलब जहाजी बेड़ा। ठीक है। इसको किसने पराजित कर दिया? अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जॉन मिल्टन हॉल कर रहा था। इस पराजय के बाद एशिया के व्यापार से पुर्तगाली नियंत्रण समाप्त हो गया और इस पराजय के अवशेषों पर डच एवं अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित किया। किसने? डच एवं अंग्रेजों ने अपना अधिकार 1599 ईस्वी में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने एक कंपनी की स्थापना की, जिसमें कुल 217 व्यापारी थे। कितने? इनके द्वारा स्थापित कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये आईएएस का क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम क्या था?
गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। आरंभ में यह राजतंत्र से संबद्ध थी। रानी एलिजाबेथ उसके हिस्सेदारों में थी। एलिजाबेथ फर्स्ट, कौन? एलिजाबेथ फर्स्ट। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक शाही फरमान दिया और इस कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इसी फरमान को चार्टर अधिनियम कहा गया। क्या कहा गया? कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए 26 सदस्यों को मिलाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अथवा निदेशक मंडल का गठन किया गया। इन सदस्यों में से एक निदेशक और एक उपनिदेशक तथा शेष 24 सदस्य के रूप में कार्य करते थे। यानी टोटल 26 सदस्य थे। कितने? 26 सदस्य थे। एक क्या होता था? निदेशक, डायरेक्टर, एक डेप्यूटी डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर प्लस 24। क्लियर हो गया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पहली समुद्री यात्रा 1601 से 3 में की गई। इसी वर्ष उसके जहाज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप गए। कंपनी ने 1608 में भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक व्यापारिक कोठी खोली। क्या खोली? कहा? सूरत। किस नदी के किनारे? तापी नदी के किनारे। तापी नदी के किनारे, उकाई रिजर्वायर, तापी नदी। कहां पर है तापी? सतपुड़ा के दक्षिण में, सतपुड़ा के पैरेलल चलती है तापी। विंध्याचल माउंटेन रेंज है, फिर नर्मदा है, फिर सतपुड़ा है, फिर तापी है। सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़। और मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है तापी। मुल्ताई का मतलब होता है मूल ताप्ती, सरमूल चोटी मुल्ताई। मुल्ताई मतलब मूल ताप्ती नामक स्थान से निकलती कौन? तापी नदी। अच्छा जी। शाही कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए कंपनी ने, किसने? कंपनी ने राजा जेम्स प्रथम के एक पत्र के साथ कैप्टन हॉकिंस को 1608 में भारत भेजा। कैप्टन हॉकिंस को कौन भेज रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी भेज रही। किसका पत्र लेकर? जेम्स प्रथम का पत्र लेकर। राजा कौन है? इंग्लैंड का राजा जेम्स। एक जो आगे आएगा वो राजदूत बनकर आएगा। राजा का दूत बनकर जो आएगा वो अगला यात्री है। ये जो भेजा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा हुआ। किसने भेजा हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जेम्स का एक लेटर लिया। किसको दिया? कैप्टन हॉकिंस को, और भेज दिया 1608 में भारत। 1609 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा कैप्टन हॉकिंस। वह तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। हॉकिंस का मित्र की तरह स्वागत किया गया और उसे 400 का मनसब दिया जहांगीर ने। कितने का? एक जागीर भी दी, खान की उपाधि भी दी साथ में। क्या दी? एक बार क्वेश्चन बना कि सेना में सबसे बड़ा पद क्या होता था? खान होता था। लेकिन ध्यान रखना, खान का पद दिया नहीं जाता था, ये खाली एक सम्मानजनक उपाधि होती थी। अगर खान का पद दे दोगे यार किसी को, अगर किसी के पास 1 लाख की सेना होगी तो फिर वो राजा की क्यों मानेगा? तो राजा के विरुद्ध विद्रोह करेगा। इसलिए खान नहीं दी जाती थी। खान और खाने खाना ये सिर्फ सम्मानजनक क्या थी? एक पहले खान और फिर बोलो खानों को भी खान, खाने खाने। अब्दुल रहीम को दे दिया, पापा को मार दिया, है ना, मम्मी से शादी कर ली और बेटे को कहा तुम खाने खाना हो, खानों के भी खान हो गए। किसकी बात कर रहा हूं मैं अकबर की बात कर रहा हूं, जिस अकबर को उसके गुरु बैरम खान ने बनाया था। अकबर क्या था? अकबर कुछ भी नहीं था, अनपढ़ था, 13 साल 14 साल का था खाली। ठीक है, कौन लड़ रहा था हिमू के साथ? अकबर ये बैरम खान लड़ रहा था। बैरम खान ने हिमू को हराया। बैरम खान की योजना थी कि तीर मारो इसकी आंख पे। उसको पता था कि भारतीय सेना छिन्न भिन्न हो जाएगी। तीर मारा, हिमू नीचे गिरा और सेना छिन्न भिन्न हो गई, भारतीय सेना, और जीत गया कौन? बैरम खान। और लाया उसको पकड़कर, किसको? हिमू को पकड़कर। ये हिमू वही है जो कभी रेवाड़ी की सड़कों में नमक बेचा करता था और एक दिन क्या बना? राजा बना। 14 विक्रमादित्यों में से एक विक्रमादित्य है, लास्ट विक्रमादित्य। कौन? हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, तो क्या हुआ फिर? अकबर के सामने लाया, अकबर बच्चा था 14 साल का। क्या किया उसने? अकबर ने तलवार लगाई, काटा नहीं, बैरम खान ने काट दिया सिर। उसको पता था कि अगर ये जिंदा रहा तो ये दोबारा दिक्कत करेगा। और फिर क्या किया? काला नौर नामक स्थान पर
पंजाब के गुरदासपुर जिले में कालानौर नामक स्थान पर पत्थरों का एक वो बनाया सिंहासन, उस पर बिठाया किसको, अकबर को, और कहा तुम गाजी हो, काफिरों को मारने वाले हो, क्या हो तुम। उसी गुरु को 18 साल होने पर अकबर ने क्या किया, 3 ऑप्शन दिए, या तो हज यात्रा चले जाओ, या क्या करो मेरे गुप्त मामलों के सलाहकार बन जाओ, या कुछ ले लो, कुछ क्या। और बैरम खां समझ गया मेरा पतन निश्चित है, क्योंकि वो शिया था शायद, या अकबर सुन्नी था, कुछ और भी कारण थे। उसने कहा मैं हज यात्रा जाना चाहूंगा। उसको ये भी कंफर्म था, ये इतिहास में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं, वो कंफर्म था कि मेरी हत्या होगी। और हत्या किसके द्वारा, बड़ी चालाकी से पॉलिटिकल हत्या कराई गई। उसकी हत्या उस आदमी से कराई गई जिसके पापा को कभी बैरम खान ने मारा था मच्छीवाड़ा के युद्ध में। समझ में आया, ताकि जनता ये बोले कि अपने बाप का बदला लिया है इसने, किससे, बैरम खान से। अब क्या हुआ, बैरम खान की वाइफ से शादी कर ली किसने, अकबर ने। बेटे को पुत्रवत संरक्षण दिया, उसको कहा तुम बेटा अब्दुल रहीम खाने खाना हो, तुम क्या हो, तुम एक काम करो, ये जो तुझू के बाबरी है ना, इसका फारसी में अनुवाद करो। क्या करो, अब्दुल रहीम खाने खाना पाइंदा खा। क्या किया इन्होंने, बाबर तुझू के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। इतिहास में बहुत कुछ चीजें छुपी हुई हैं जो बताई नहीं जाती हैं, अंडरस्टूड होती है। अगर आपके अंदर बुद्धि है तो समझ जाओगे आपकी क्या हो रहा है। समझ में आ गया। बड़े उससे लिखा था पुत्रवत संरक्षण दिया। अरे भैया, किसी के पिता की हत्या करके पुत्रवत संरक्षण दे दिया तो क्या कर दिया आप, बल्कि वो पुत्र बेवकूफ था। जुबान अगर कट जाएगी तो लहू पुकारेगा बदला, लेकिन बदला हुआ ही नहीं कुछ भी, क्योंकि इतनी सुरक्षा होती थी राजा की। जितनी ऊंची दीवारें होंगी किसी बिल्डिंग की, जितने बड़े दरवाजे होंगे, समझ लेना उसके अंदर उतने डरपोक लोग रहते हैं। जिसका दरवाजे खुले होंगे समझ लेना कि वो संसार का सबसे सुखी आदमी है। उसके पास क्या डर नहीं है किस चीज का। और जो खाट लगाकर बाहर सोता हो, इसका मतलब उसे क्या नहीं है, डर नहीं हो। जो स्वच्छंद होकर चलता हो, संसार में सबसे सुखी जीव वही है। जो जितने अंगरक्षक लेकर चल रहा है, समझ लो उसको उतना खतरा है। खुश मत हुआ करो कि जेट सुरक्षा मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया। चलो जी आगे पहुंचो। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, बड़ी अच्छी सही कही थी, कि मुझे इतनी ऊंचाइयां मत देना जहां मौत जैसी सफेद चादर हो और उतनी ठंड हो। मौत भी क्या होती है, ठंडी मानी जाती है। तो उन्होंने कहा मुझे इतनी ऊंचाइयां नहीं चाहिए, पर फिर भी गए वो वहां तक। कहां तक, प्रधानमंत्री बने। अगला भाई 400 का मनसब दे दिया भाई, एक जागीर भी दे दी, खान की उपाधि भी दे दी। उसने बादशाह से सूरत में एक अंग्रेजी कंपनी खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली। कहां पर, सूरत में अंग्रेजी कंपनी खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली, परंतु मुगल दरबार में पुर्तगाली प्रतिद्वंदी सौदागरों के कारण वह अनुमति शीघ्र ही रद्द कर दी गई। 1611 ईस्वी में हॉकिंस इंग्लैंड लौट गया। 1613 में जहांगीर ने एक आज्ञा पत्र द्वारा अंग्रेजों को सूरत में स्थायी रूप से कोठी स्थापित करने की अनुमति दी। हॉकिंस की वापसी के बाद 1615 में जेम्स प्रथम ने, अब राजा भेज रहा है। उत्तराखंड में एक बार क्वेश्चन पूछा, जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। बच्चे कंफ्यूज हो गए कि यार हॉकिंस था कि, दो तो कैंसिल हो गए उनके, दो में कंफ्यूज हो गए। हॉकिंस था या ये था, क्या नाम है, सर टॉमस रो। ये था भाई सर टॉमस रो राजदूत। वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था, जेम्स प्रथम का लेटर लेकर भेजा था। इस बार जेम्स प्रथम भेज रहा है, एक राजा दूसरे राजा के पास अपना राजदूत भेज रहा है। क्या भेज रहा है, 1615 में जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा। हाँ भेजा। अच्छा, भारतीय परंपरा थी, राजदूत की हत्या नहीं करते थे कभी भी। क्या नहीं करते थे, राजदूत भले ही गाली दे रहा हो राजा को कि मेरे राजा ने आपको ऐसा कहा है, तब भी हत्या नहीं होगी, क्योंकि नियम था कि ये तो खाली बेचारा क्या है, एक मीडिएटर है, ये अपने राजा की बात वहां पर रख रहा है, रिप्रेजेंटेटिव है ना। तो हत्या नहीं करते थे। हनुमान जी की पूंछ पे आग लगाई गई, मारा नहीं गया। यानी यहाँ के जो क्या थे, रावण क्या था तो बहुत उच्च कुल से, है ना, बड़े विद्वान दादा और बड़े विद्वान पिता की संतान था। माँ का नाम क्या था रावण की, हाँ जी, रावण की माँ का नाम क्या था, कैकसी था। क्या था, कैकसी। पिता का नाम क्या था, कहकशा नहीं,
राजकुमारी कैकसी, है ना। पिता का नाम क्या था? रावण के पापा का नाम क्या था भाई? विश्वेश्वरा। और दादा का नाम क्या था? पुलत्स्य। पुलत्स्य का पोता था रावण, ठीक है। जन्म से ब्राह्मण था, सारे चीजें आती थी। श्री महिमन तांडव स्त्रोत का क्या था? रचयिता था, विद्वान था, लेकिन घमंड हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया फिर? राक्षस बन गया। उसने भी उस नियम का पालन किया। उसने क्या नहीं किया? हत्या नहीं की। किसकी? राजदूत की, यानी हनुमान जी की हत्या नहीं की। क्या किया? पूंछ पे आग लगा दी। समझ में आया? लेकिन स्पार्टा 300 अगर आप देखते हैं तो जो राजदूत होता है वो किसका? जेरेक्सीज का राजदूत आता है किसके पास? लियोडाइनस के पास। किसके पास? वो कहता है हमें जमीन और पानी चाहिए, तो उसको लात मारकर कुएं में फेंक देता है। तो यूनान की परंपरा अलग थी, भारत की परंपराएं अलग थी। तो सर टॉमस रो आया भाई मुगल दरबार में, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर। कब? 1615 में। सर टॉमस रो जहांगीर की कृपा पाने में सफल हुआ। वह 3 वर्ष तक एक मान्य राजदूत के रूप में अजमेर, मांडू और इलाहाबाद में रहा। इलाहाबाद को आज प्रयागराज बोलते हैं। वह अपनी आशा के अनुरूप विधिवत और निश्चित संधि पत्र प्राप्त करने में असफल रहा, परंतु उसे कुछ नगरों में कोठियां स्थापित करने की आज्ञा 1618 में मिल गई। फरवरी 1619 में सर टॉमस रो इंग्लैंड वापस चला गया। अंग्रेजों ने 1623 में सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, आगरा और अजमेर में कोठियां स्थापित कर ली। ये सारे केंद्र पहले से समृद्ध थे। सूरत, भड़ौच, भारूकच, बेरी गाजा, जिसको यूनानियों ने क्या बोला था कभी? बेरी गाजा। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, मछलीपट्टनम ओ उधर आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह, आगरा सिकंदर लोदी द्वारा बसाया गया एक शहर, आगे रहा है आगरा यमुना नदी के तट पर, अजमेर लूणी नदी के तट पर, है ना, में कोठियां स्थापित कर ली। ये सभी कोठियां सूरत की कोठी के प्रेसिडेंट व काउंसिल के नियंत्रण में रख दी गई। 1640 में उन्होंने मद्रास नगर की स्थापना की। मद्रास की स्थापना किसने की भाई? किसने की? जैसे बंबई की स्थापना गिराल डोंगियार ने की, कलकत्ता की स्थापना जॉब चारनाक ने की, पौंडीचेरी की स्थापना फ्रांसिस डे ने की, कि फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की। फ्रैंको मार्टिन ने किसकी स्थापना की? ये 4 चीजें याद कर लो अभी। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे और पुदुचेरी की स्थापना फ्रैंको मार्टिन। अरे भैया याद आपको करना है, पेपर देने आपने जाना है। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे। मद्रास को आज चेन्नई बोलते हो आप। क्या बोलते हो? अब ध्यान रखना, चेन्नई ना क्या बंगलुरु से ऊपर है। किससे ऊपर है? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, 4 नगर पूछे, अब बोला कि ऊपर से नीचे दक्षिण क्रम में क्या करो? क्रम लगाओ। और आधे से अधिक बच्चों ने मद्रास को बंगलुरु से नीचे कर दिया। मद्रास ऊपर है, ऊपर मतलब लैटिट्यूडनल पोजीशन उसकी ऊपर है और बेंगलुरु नीचे है। तो थोड़ा मैप को ढंग से देखना, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। नहीं आया समझ में? लगभग सीध में दिखता है। कर्नाटक में हो गया बंगलुरु, तमिलनाडु में हो गया मद्रास। अब हम सोचते हैं यार मद्रास नीचे है, नीचे नहीं है। उससे नीचे जो पोजीशन है लैटिट्यूडनल, वो किसकी? बेंगलुरु की। क्लियर हो गया? जानबूझ के पूछा उन्होंने, ठीक है भाई। 1640 में उन्होंने मद्रास नगर की स्थापना की, फ्रांसिस डे ने की। आत्मरक्षा के लिए वहां एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया और उसका नाम सेंट जॉर्ज का किला रखा। फोर्ट सेंट जॉर्ज, बड़ा किला, पहला अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला बड़ा किला। कौन? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहां पर? मद्रास में। 1651 में बंगाल में व्यापार विस्तार करने का ध्येय से ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में भी एक कोठी खोली गई। हुगली के बाद कासिम बाजार, फिर पटना, फिर राजमहल में अंग्रेज फैक्ट्रियां स्थापित हुई। 1667 में सम्राट औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा प्रदान करते हुए एक फरमान जारी किया। 1661 में चार्ल्स सेकंड ने कंपनी को एक नया आज्ञा पत्र प्रदान किया, जिसके आधार पर कंपनी को मुद्रा ढालने, चार्ल्स सेकंड 1661 मुद्रा ढालने, 1661 मुद्रा ढालने, किला बनाने, न्याय करने,
गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि विग्रह करने का अधिकार मिल गया। 1661 में चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगिंजा के साथ हुआ। दहेज में मिला बंबई। क्या मिला? 1668 में 10 पाउंड, 10 पाउंड यानी आज के 600 रुपए, सॉरी 600 रुपए, 100 रुपए का ही तो होगा पाउंड। कितने का? 110 रुपए का, ऐसे ही होगा, 100-110 के बीच में होगा। तो 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसको कितने का भी पाउंड? 108 रुपए का। हाँ जी। 1669 और 1667 में गवर्नर गेराल्ड ओंगियार ने आधुनिक बंबई नगर की नींव डाली। किसने? गेराल्ड, सोना नहीं है, गेराल्ड ओंगियार ने बंबई नगर की नींव डाली। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, सूरत से बंबई कब लाया गया? आंसर 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, पर नंबर ढंग से लगा देना। पहले 6 है, फिर 8 है, फिर 7 है, 1 पहले लगा देना। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया। जैसे भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 में लाई गई। घोषणा 11 में हुई थी। 1911 में बंग भंग विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया, और साथ में बोला गया राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आएगी। इसीलिए दिल्ली में वाइसरॉय हाउस बनाया गया, जिसको राष्ट्रपति भवन बोलते हैं आप। लेकिन बनना 11-12 में शुरू हुआ, बन के तैयार हुआ लगभग 30 में। पहला आदमी जो अंदर गया वो था इरविन, और वहां इरविन ने बुलाया गांधी जी को, आओ समझौता करते हैं, गांधी इरविन पैक्ट। याद आ रहा है? हाँ, दिखाते भी थे ना, देखो क्या शानदार, क्या है, आओ गांधी जी यहां आओ, आप क्या करना है। और फिर जब आपके साथ जनमत होता है, बहुमत होता है, तो आप कहीं भी जा सकते हो, तब आप डरोगे नहीं। ठीक है ना? तब आप कुछ भी दिखाओ, किसी भी स्टार होटल में ले जाओ। घबराते वो लोग हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता है, जो बड़ा, जैसे माना एक छोटे शहर का व्यक्ति किसी 5 स्टार होटल में चला गया, एकदम से डर जाता हो, पता नहीं कैसे खा भी नहीं पाता बेचारा ढंग से। अरे भाई सब मिथ्या है, 100 वट वाला कंसेप्ट लेके चलना है आप अगर नॉलेजेबल हो, और अगर आपको ये है कि हाँ भाई सब क्या है, तो आप नहीं डरोगे। वही कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, और वही कॉन्फिडेंस आपका इंटरव्यू में भी देखा जाएगा कि कांप रहे हो, कि घबरा रहे हो, कि आवाज क्या हो रही है, लड़खड़ा रही है, या कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो। कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है ना। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जी सिलेक्शन तो होना ही है मेरा, और नहीं भी करोगे तो भूखा नहीं मरूंगा मैं। क्या? अरे आईएएस बन, ऐसा थोड़े कि नहीं बनूंगा तो बस कुछ है ही नहीं दुनिया में, और बहुत सारी चीजें, दूसरे फील्ड में काम करूंगा। एपीजे कलाम एयरफोर्स के पायलट नहीं बन पाए तो कुछ नहीं बनेगा, वो राष्ट्रपति बने ना, काबिलियत होनी चाहिए आपके अंदर। 1690 में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रण दिया। 1690 में ही जॉब चारनाक ने सूतानाथी में एक अंग्रेज कोठी की स्थापना की। बर्धमान जिले के जमींदार शोभा सिंह द्वारा विद्रोह किए जाने से, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है भैया। कौन सा? 1696 में सूतानाथी की किलेबंदी करने का अवसर मिल गया। सूतानाथी किले की किलेबंदी की गई। क्या बहाना मारा इन्होंने कहा कि वर्धमान जिले का जो जमींदार है शोभा सिंह, इसका विद्रोह हो चुका है, हमें खतरा है, इसलिए हम किलेबंदी करना चाहते हैं। परमिशन मिल गई। और सूबेदार अजीमुस्सान ने अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी प्रदान कर दी, कोलकाता, सूतानाथी, गोविंदपुर। वही आज कलकत्ता है, उसी को आज क्या बोलते हैं? कलकत्ता बोलते हैं। इसके बदले अंग्रेजों को इन गांवों के जमींदारों को मात्र 1200 रुपए देने पड़े। यार कलकत्ता की जो कीमत है वो 1200 रुपए, उस जमाने में 3 गांव जो लिए 1200 रुपए में लिए। कितने में? इन्हीं 3 गांवों के भू क्षेत्रों पर कलकत्ता नगर की स्थापना की गई। 1697 में सूतानाथी की किलेबंदी, कोठी का नाम
फोर्ट विलियम रखा गया। यहां से क्वेश्चन बना हुआ। दूसरा बड़ा किला कौन सा है? फोर्ट विलियम। दूसरा बड़ा किला का है फोर्ट विलियम, कलकत्ता। आगे चल के कॉलेज भी पढ़ेंगे आप फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कॉलेज किसने बनाया था? शिक्षा में पढ़ेंगे आप फोर्ट विलियम कॉलेज। बताओ। हाँ हाँ मत करो, बताओ, ढूंढो। अरे फोर्ट विलियम कॉलेज सुना आपने? ढूंढो। एक तो किला हो गया, एक कॉलेज भी था फोर्ट विलियम। वेलेजली, सहायक संधि वाला वेलेजली, सहायक संधि वाले भाई साहब, वेलेजली, फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है भाई। ये भी क्वेश्चन बना। कलकत्ता, फोर्ट विलियम कलकत्ता का जो पहला प्रेसिडेंट बना वो कौन बना? सर चार्ल्स आयर बना। कौन बना? सर चार्ल्स आयर बना। इस प्रकार कंपनी ने 80 वर्षों में ही 3 प्रमुख बंदरगाह, कौन कौन से? बंबई, मद्रास, कलकत्ता पर अपना आधिपत्य कर लिया। और तीनों प्रेसिडेंसी बनती है आगे चलकर। ये प्रांत बनते हैं, तो शहर है, उसके अगल बगल का पूरा क्षेत्र। पहली प्रेसिडेंसी बन गई कौन? बंबई, दूसरी होगी मद्रास, तीसरी होगी कलकत्ता। यानी 80 साल में इन्होंने 3 बंदरगाह लूट लिए। आधिपत्य लिखा हुआ, इतना अच्छा शब्द लिखा, लूट लिए इन्होंने 3 भारतीयों से, बंबई, मद्रास और कलकत्ता। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, औरंगजेब की मृत्यु कब होती? 1707 में होती है। उसकी मृत्यु के पश्चात कंपनी ने मुगल दरबार में जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भेजा 1715 में लगभग। जॉन सरमन अध्यक्षता कौन कर रहा था? इस जॉन सरमन के साथ एक डॉक्टर भी था, हैमिल्टन। कौन था? विलियम हैमिल्टन। इनका उद्देश्य क्या था? इनकी समझ में आ गया था कि अब जो मुगल हैं वो बेवकूफ है। क्या है? लिटर मुगल, ये बेवकूफ राजा हैं, इनको थोड़े से में भी खुश किया जा सकता है। तो इसका उद्देश्य मुगल भारत में विशेषाधिकार और कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को प्राप्त करना था। बेवकूफ इसलिए बोल रहा हूं, औरंगजेब तक बड़ा कठोर अनुशासन था। औरंगजेब के बाद शराब, बस ये चलता रहा, नाच गान चलता रहा। क्या चलता रहा? शराब चलती रही, विलासिता चलती रही, कोई भी मतलब योग्य नहीं था इनमें से। इसलिए बोल रहा हूं बेवकूफ। कौन समझ गए? अंग्रेज। किसको भेजा? जॉन सरमन को भेजा। साथ में एक डॉक्टर भी गया, कौन? हैमिल्टन। पता था इन्हें कि ये जो मुगल हैं ये बीमार रहते हैं, जो शराब पिएगा वो बीमार रहेगा। ठीक है, तो अब रही होगी कोई बीमारी। तो कौन था उस समय? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर की बीमारी सही कर दी किसने? हैमिल्टन ने। खुश हो गया कौन? फर्रुखसियर। क्या दे दिया? 1717 का सुनहरा फरमान। क्या दे दिया? कंपनी के व्यापार को चुंगी और करों से मुक्त कर दिया। सुनहरे फरमान का मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं, अब जब सामान इधर से उधर ले जाएंगे, ना तो उन पे चुंगी पड़ेगी, ना उन पे कोई टैक्स पड़ेगा। अब खुलेआम आप क्या करो? व्यापार करो। इन बेवकूफों को यह पता नहीं था कि क्या आगे चलकर ये और घातक सिद्ध होगा। किसके लिए? हमारे लिए। अब इन्होंने क्या किया कि उसका प्रयोग गलत भी किया। फिर अपना सामान तो किया पार, अपने भारतीय मित्रों का सामान भी पार। तो राजस्व की हानि हुई किसको? राज्य को। तो राज्य क्या होता चला गया? गरीब होता चला गया। तो करों से मुक्त कर दिया गया, चुंगी से मुक्त कर दिया गया। कलकत्ता और मद्रास के समीप कुछ गांव भेंट भी दे दिए इसने। साथ में कंपनी द्वारा बंबई में टकसाल से जारी किए गए सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता मिल गई। क्या मिल गई? कि जो बंबई की टकसाल, टकसाल बोलते हैं मिंट को। मिंट मतलब जहां सिक्के ढाले जाते हैं। घुड़साल अलग होती है, वहां घोड़े बांधे जाते हैं। टकसाल में सिक्के ढाले जाते हैं। टकसाल से जो आप सिक्के जारी करते हो, उन्हें मुगल साम्राज्य में मान्यता मिल गई। ओम महोदय ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा है। किसने कहा है? ओम ने। इस प्रकार कंपनी की स्थिति पहले से दृढ़ हो गई। उसका भारत में एक भूभाग पर अधिकार हो गया। कंपनी की इस उपलब्धि ने कालांतर में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अब क्या हो रहा है? नींद आ रही है। क्या आ रही है भैया? लिखना पड़ता है मेंस में। फिर बता दूं, आप अपनी सोच को बदलो। खाली प्री निकालने से कुछ नहीं होने वाला। क्या करना पड़ेगा? भाषा को पकड़ना पड़ेगा। मैं अपना गला ऐसे ही नहीं इतनी तेज से बोल रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इसको बार बार सुनो, उसको उस भाषा के अभ्यस्त बनो और उसको लिखना सीखो। क्या करो?
अगर आप लिख नहीं पाओ, ध्यान रखना, ये भी बता दूं, अभी लग रहा होगा कि हाँ लिख लेंगे जी, क्या दिक्कत है, आज तक लिखते चले आए, हमने तो बीए कर लिया, एमए कर लिया। जब आपके सामने पेपर आता है ना, 5 मिनट तक ब्लैंक रहता है आदमी, लिखूं क्या, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पीसीएस का मेंस लिख रहा हूं मैं, आईएएस का मेंस लिख रहा हूं। अब एक डर होता है क्या भाई, 2 शादियां हैं, माना 2 शादियों में बुलावा आया, एक मोहल्ले में आया, आप तो चले गए, आप ऐसे ही, सब जानते हैं आपको, बचपन से देखा हुआ, ठीक है, तब तक अंबानी ने बुला दिया आपको शादी में, गलती से। बेरोजगारों को कौन बुलाता है, गलती से ही बुलाएंगे। अब जब आप वहां जाओगे ना, तो आपकी चाल भी बदल जाएगी, आपके मतलब आप इतना ओवर मेकअप कर दोगे कि हो सकता है बहुत भद्दे दिखो। आप सुंदर दिख रहे थे मोहल्ले की शादी में, जहां पे आप सिंपल थोड़ा सा हाथ मुंह धो के गए थे और सिंपल से कपड़े पहन के गए थे, प्रेस किए हुए या जो भी है, वहां ठीक थे, वहां आप ढंग से चल भी रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि अंबानी की शादी में आपकी चाल भी बदल गई, ढाल भी बदल गई, मतलब आपको ऐसा लगा यार लोग देख तो नहीं रहे मुझे, होता है ना, ये मन के खेल हैं। तो ऐसे जब आप आईएएस का मेंस लिख रहे होते हैं, 5 मिनट तक ब्लैंक रहते हैं, ये समझ में नहीं आता लिखूं क्या, बेस्ट लिखना है कि मुझे टॉपर बनना है, और उस चक्कर में क्या होता है कई बार, इसलिए प्रैक्टिस पहले से करनी पड़ती है। बहुत स्पेशल नहीं लिखना होता, सामान्य लिखना होता है, सामान्य शब्दों का प्रयोग करना होता है। हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं, बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। ये नहीं कि संस्कृत में लिख के आ गए आप कि मम हर्ष जोशी, क्या कश्यप गोत्रे उत्तराखंडे, है ना, तो ये नहीं लिखना होता है, हिंदी में लिखना होता है। समझ में आ गया? बस लिखा हुआ ऐसा होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मतलब लाइट मेकअप बट इंप्रेसिव, ओवर मेकअप अगली। हाँ, तो इतना काफी है, इसके बाद डेनिस कराऊंगा मैं, ठीक है।